तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिu वानचेंग की डेथ हो चुकी होती है और मोशियन उसका बदला लेना चाहता था और उसे पता चल गया था कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस का मास्टर सन नानटुओ है। वो सन नानटुओ की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है और उसके बाद जब उसे मारने के लिए जाता है तो वो सबसे पहले अपना भेष बदल लेता है। वो खुद को गोंगसुन बाओ में कन्वर्ट कर लेता है। जब वो नानटुओ सेक्ट जाता है और वहां पर जाकर उन लोगों को उनका ही ट्रेजर दिखाता है तो वो लोग उससे उसका ट्रेजर छीनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मोशियन उन लोगों की जम के धुलाई करता है और किसी पर कोई रहम नहीं खाता। ये देखने के बाद वहां पे मौजूद सारी जगह ये इन्फॉर्मेशन फैल जाती है और सब लोग वहां पर जमा हो जाते हैं, यहाँ तक कि जनरल वुई भी वहां पे आ जाता है और नानटुओ सेक्ट के लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता कि वो लोग एक साथ मिलकर उसे मार सके। इसीलिए वो लोग एक वॉरियर को एक फॉरबिडन टेक्निक यूज करने के लिए कहते हैं जो कि 6 डायरेक्शन सील होती है, मगर उसके बावजूद भी मोशन पर 6 डायरेक्शन सील का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो खुद को फ्लेमिंग स्टार लॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो 6 डायरेक्शन सील से भी अपने आप को बचा लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सन नानटुओ वो ऊपर खड़ा होकर ये देख रहा होता है कि लुवुलान क्लान के लोगों ने मैजिक यूज करके अपनी बॉडीज को मॉडिफाई कर लिया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लोग एक्चुअल कॉम्बैट पावर में इतने ज्यादा स्किलफुल हो सकते हैं। और वो क्राउन प्रिंस भी कहता है कि अगर ये लड़का इतना ताकतवर है तो इसके पीछे जो मास्टर है वो कितना ताकतवर होगा। वो अपने मास्टर से कहता है कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस बारबेरियन लड़के के पीछे जो मास्टर से क्या वो भी यहाँ आसपास कहीं पे मौजूद होंगे। तो फिर नानटुओ कहता है कि इस लड़के को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इसे यहाँ पे मारना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि इस मैटर को यहीं पे ही खत्म करने के लिए मैं चाहता हूँ कि इन सबको यहीं खत्म कर दो, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। इतना कहते ही अचानक से सन नानटुओ भी मैदान में कूद जाता है और वो आते साथ ही मोशन पर ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे सेक का ट्रेजर लेकर मेरे ही सेक के गेट को ब्लॉक कर रहे हो और इस ट्रेजर की वजह से तुमने न जाने मेरे सेक के कितने डिसाइपल्स को मार दिया है। मुझे बताओ तो सही कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से। वहां पे मौजूद सारे लोग देख रहे होते हैं कि सन नानटुओ लड़ने के लिए खुद मैदान में आ गया है और मोशन कहता है क्या तुम ही सन नानटुओ हो? मैं तुम्हारे गेट को ब्लॉक करने के लिए नहीं आया, मैं तो तुम्हारे सेक का ये ट्रेजर तुम लोगों को वापस करने के लिए आया था। इतने में वहां पर क्राउन प्रिंस भी आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुम ये ट्रेजर ही देना चाहते हो तो फिर बताओ कि तुम इसकी क्या प्राइस लेना चाहते हो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसे मैं ना खरीद सकूं। ये बात सुनकर वहां पे थोड़ी देर के लिए खामोशी सी हो जाती है। उन लोगों को लगा कि शायद क्राउन प्रिंस भी इस मैटर में इन्वॉल्व हो रहा है, मगर मोशन उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे 200 वर्मिलियन बर्ड्स जो कि हाईएस्ट रैंकिंग के हों और उसके अलावा मुझे 200 अज़ूरा ड्रैगन्स भी चाहिए जो कि क्लाउड कैरियोट लेवल के हों। ये बात सुनते ही वो क्राउन प्रिंस भी ठंडा पड़ जाता है और कहता है कि जिन वर्मिलियन बर्ड्स और अज़ूरा ड्रैगन्स की तुमने बात की है वो अपनी स्पीशीज में सबसे ज्यादा कीमती हैं। तुमने जानबूझकर ऐसी डिमांड की है जो मैं पूरी नहीं कर सकता। ये सुनते ही मोशन उससे कहता है कि मैं तो एक आउटसाइडर हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी लिमिट क्या है, पर अगर तुम्हें लगता है कि मेरी प्राइस कुछ ज्यादा हाई है तो फिर यूं समझ लो कि मैंने बस एक जोक किया है। पर जो भी बंदा इस ट्रेजर को लेना चाहता है वो मेरे साथ फाइट करे। अगर वो मुझे फाइट में हरा देता है तो मैं ये ट्रेजर उसे फ्री में दे दूंगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि ये ट्रेजर अपने असली मालिक तक पहुंच जाए। ये कहने के साथ वो उस ट्रेजर को वापस बुलाता है और कहता है कि अब मुझे वैसे भी काफी देर हो गई है, मैं कल दोबारा से आऊंगा। वो क्राउन प्रिंस और सन नानटुओ को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। ये देखकर क्राउन प्रिंस को काफी गुस्सा आता है और वो सन नानटुओ को इशारा करता है तो सन नानटुओ वो अपने डिसाइपल्स को कुछ इशारा करता है, जिसके बाद वो डिसाइपल फौरन से मोशन के पीछे चले जाते हैं। जनरल वुई और वहां पे मौजूद टाई एकेडमी के जितने भी डिसाइपल्स थे वो ये सारा कुछ देख रहे थे। इतने में हम देखते हैं कि वहां मौजूद मोशन के जितने भी साथी होते हैं वो फौरन से उस जगह से निकल जाते हैं और वुईशियोंग कहता है कि ब्रदर किन कहाँ है, उसने ही तो मुझे यहाँ पे बुलाया था और वो खुद ही कहीं चला गया, आखिर वो है कहाँ पर, मैंने उसे यहाँ पर कहीं भी नहीं देखा। इतने में जनरल वुई उसका सर पकड़कर कहता है कि जरा सब्र कर जाओ, ये मैटर अभी रिजोल्व नहीं हुआ है। सन नानटुओ ने कुछ भी नहीं कहा है और उसने बगैर कुछ कहे एक्शन ले लिया है। जितना मैं उसके बारे में जानता हूँ वो एक नंबर का धोखेबाज और बेरहम इंसान है। मुझे लगता है कि शायद वो इस बारबेरियन को मरवाने के लिए कुछ ना कुछ करने वाला है। वो लोग जरूर इसे मारकर उसका वो ट्रेजर छीन लेंगे।
ये कहने के बाद वो खुद भी उन लोगों के पीछे पीछे चला जाता है और कहता है कि ये लोग जरूर उसे शहर के अंदर ही मार देंगे और फिर उसकी बॉडी को शहर से कहीं बाहर फेंक देंगे ताकि किसी को पता भी ना चले कि वो बंदा कैपिटल के अंदर मरा है या कैपिटल के बाहर। और यहाँ पर सन नांटू देखता है कि ये लड़का तो सन नाइट मार्केट की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब इसके भागने का यहाँ से कोई भी चांस नहीं है, वो यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएगा। मगर रियलिटी कुछ और होती है, उन लोगों को पता भी नहीं होता कि वहाँ पे हर जगह 360 हाल के लोग बैठे हुए हैं। 360 हाल के लोग उन लोगों पर नजर रख रहे थे और साथ में मोशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हर वक्त उसके साथ मौजूद रहते हैं, मगर किसी को उनके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता। ये देखकर वहाँ पे मौजूद सन नांटू का वो डिसाइपल कहता है कि जितना मैं इस मार्केट के बारे में जानता हूँ यहाँ पर इतने ज्यादा लोग नहीं होते थे, मगर आज तो कुछ ज्यादा ही लोग हैं। मगर लगता है कि शायद पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर कुछ रेफ्यूजीज आए हैं और वो लोग यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कंटिन्यूसली मोशन का पीछा करते हैं और हमें वहां पर एक न्यू हॉल को दिखाया जाता है। वहां पर एक लड़की डांस कर रही होती है, असल में वो लड़की भी 360 हॉल की ही लड़की होती है। और वहां पर हम लोग 360 हाल की उस बुचर लेडी को भी देखते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। जब सन नांटू उस पैलेस के करीब आ पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर एक न्यू पैलेस की इनॉग्रेशन की जा रही है और जैसे ही सी युनशियांग वो वहां पर जाकर एक कपड़ा हटाती है तो वहां पे उस न्यू पैलेस को देखकर सन नांटू थोड़ा सा हिल जाता है, क्योंकि वहां पर होली मास्टर लिखा हुआ था। और अब सन नांटू को पता लगने लगता है कि वो तो बहुत ही बुरी तरह से फंस गया है। उसे पता भी नहीं चला कि कब वो 360 हॉल के जाल में फंस गया, मगर 360 हॉल के लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ होता है। जनरल वुई वो ये नाम सुनते ही पहचान जाता है कि ये किसी और का हाल नहीं है, बल्कि ये हाल हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के मास्टर का हाल है और वो लोग अपने मास्टर को होली मास्टर कहते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर 360 हॉल के मैसेंजर्स भी मौजूद होते हैं। और सन नांटू जब वो मोशन की तरफ देखता है तो मोशन उन लोगों की तरफ देखते हुए हल्की सी स्माइल करता है और फिर जैसे ही वो एक चुटकी बजाता है तो अचानक से लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर वो बुचर लेडी एक के बाद एक बंदे को मारती जा रही होती है। उसकी स्पीड शानदार होती है और उसके अटैक इतने फास्ट होते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता और वो उनका काम तमाम कर देती है। और फिर उसके बाद बारी आती है मास्टर जियान चेंग की। वो भी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक के जरिए एक एक करके उन लोगों को मारता जा रहा था। इसी तरह सी युनशियांग भी स्पीड के साथ आती है और किसी को पता भी नहीं लगने देती कि वो कब कहां से आती है और किसको मारकर चली जाती है। और वो बुचर लेडी तो इतनी खतरनाक होती है कि वो मोशन के लिए किसी से भी लड़ सकती है। और यहाँ पर सन नांटू तो बिल्कुल अकेला रह गया था। उसे नजर आता है कि उसके तो सारे के सारे डिसाइपल्स मारे गए हैं, बस चंद डिसाइपल्स ही बच गए हैं। जैसे ही वो लोग वहां से पीछे हटने की करते हैं तो अचानक से वो स्नेक गर्ल कुछ डिसाइपल्स को पकड़कर फौरन से अंदर खींच कर ले जाती है। और जो बाकी बचे हुए डिसाइपल्स होते हैं उस पर वो स्नो गर्ल अपनी स्नो अटैक करते हुए उनका भी काम तमाम कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि बस दो ही डिसाइपल्स बाकी रह गए थे। एक डिसाइपल तो एक सोर्ड वॉरियर के हाथों मारा जाता है और बाकी बचा हुआ डिसाइपल वो एक और 360 हॉल के मास्टर के हाथों मार दिया जाता है, जिसके बाद सन नांटू वो बिल्कुल अकेला बच गया था। वो सारे के सारे मास्टर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और सन नांटू के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। ये देखने के बाद सन नांटू भी गुस्से में आ जाता है और वो लड़ने के लिए अपनी पावर शो करता है। तो वो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज करता है जिसे वो इमूवेबल बुद्धा टेक्निक कहता है, जिसके साथ वो एक जाइंट बॉडी क्रिएट करके उसके साथ बहुत सारे वेपन्स को यूज करता है। क्योंकि उसके पास मल्टीपल हैंड्स होते हैं तो वो मल्टीपल वेपन्स को भी यूज कर पाता है। और वहां पे मौजूद जितने भी मास्टर्स होते हैं वो अभी उसके लेवल के नहीं होते तो वो उसका मुकाबला नहीं कर पाते। मगर हमें दिखाया जाता है अचानक से वहां पर धर्मा प्रोटेक्टर आ जाते हैं और वो आते साथ ही उस पर अटैक किए जाते हैं। वो धर्मा प्रोटेक्टर चारों तरफ से उस पर एनर्जी अटैक्स की बौछार कर देते हैं, जिसकी वजह से सन नांटू वो बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है। और जैसे ही वो नीचे गिरता है तो वहां पे और भी बहुत सारे मास्टर्स मौजूद होते हैं और यहाँ पर सन नांटू वो कुछ कर पाता इससे पहले ही एक हेवनली किंग उसके पास से होकर गुजरता है। तो हम लोग देखते हैं कि उस हेवनली किंग ने उस पर इतने ज्यादा अटैक कर दिए थे कि खुद नांटू को भी पता नहीं चला था। जिसके बाद हम देखते हैं सेकंड हेवनली किंग वहां पर आता है और वो कहता है कि ये मेरे दोस्त लू टियान वांग की तरफ से है। ये कहने के साथ वो उसके प्रेशर पॉइंट्स पर इतने ज्यादा अटैक्स करता है कि वो उसकी हड्डियों का पूरी तरह से सुरमा बनाकर रख देता है। इस अटैक की वजह से नांटू को जो तकलीफ महसूस होती है, इतनी तकलीफ उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी बर्दाश्त नहीं की थी। उसकी बॉडी में इतनी भी जान नहीं होती कि वो दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा भी हो पाए।
मगर जब वो सामने मोशन को देखता है तो वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन। तो मोशन उस बारबेरियन लड़के की बॉडी से बाहर आता है और हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले वो अपना हाथ बाहर निकालता है और उसके साथ वो खुद बॉडी से बाहर निकल आता है और नांटुओ के बालों से पकड़कर उससे कहता है कि तुमने मेरे सेक्ट के अगेंस्ट चाल चलने की गलती की भी कैसे। तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए था कि मेरे लोगों को मारने का नतीजा क्या होता है। इतना कहने के साथ वो उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसके साथ ही सन नांटुओ का चैप्टर यहीं पे ही क्लोज हो जाता है। और हम देखते हैं वहां पर हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के कुछ लोग आते हैं और वो सबूत मिटाने के लिए हर जगह को पूरी तरह से साफ करना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ देर के लिए थोड़ी सी खामोशी छा जाती है। वो लोग अपना बदला तो ले चुके थे मगर वो लोग अपने हेवनली मास्टर को याद करते हैं जिसको सन नांटुओ ने मारा था। मोशन ऊपर की तरफ देखता है और हल्की सी ठंडी सांस लेता है और उसके बाद कहता है सन नांटुओ वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर्स को कल्टीवेट करता है ना कि माइंड को। यही वजह है कि उसके सेक्ट में मौजूद जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने उसके ही खिलाफ बगावत कर दी थी। यही वो सेल्फ राइटियसनेस है जो कि हमेशा अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती है। क्योंकि सेक्ट की फाउंडेशन वो मैजिकल ट्रेजर्स पर नहीं होती बल्कि सेक्ट की फाउंडेशन तो सेक्ट के लोगों से होती है। इतने में हम लोग जनरल वुई और वुईशोंग को देखते हैं। वो दोनों छुप कर ये सब कुछ देख रहे थे। जनरल वुई उससे कहता है कि चलो निकलो यहाँ से। जैसे वो लोग वहां से जा रहे होते हैं तो अचानक वुईशोंग देखता है वहां पर मोशन खड़ा हुआ है जिस पर वो कहता है कि ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इतने में जनरल वुई उसे जोर से थप्पड़ मारते हुए कहता है कि पागल हो क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे सिचुएशन किस तरह की है, तुम इतना लाउडली क्यों बोल रहे हो। मगर इतने में मोशन उन्हें पुकारता है और कहता है कि वुईशोंग और जनरल वुई तुम दोनों अंदर आ जाओ। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वुईशोंग वो बिल्कुल सरप्राइज हो चुका होता है और कहता है कि क्या तुम सारे के सारे लोग हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के लोग हो और मोशन तुम्हारा सेक्ट का लीडर है। तुम लोगों ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। ये कहने के साथ वो जैसे आगे बढ़ने लगता है तो जनरल वुई उसे फिर से रोकता है और कहता है कि जरा अपने कलेजे में ठंड डालो, हमें कुछ और बात करनी है। मगर यहाँ पर मोशन कहता है कि सन नांटुओ वो मर चुका है और उसका सेक्ट भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप एल्डर्स को बुलाएं और सन नांटुओ के पैलेस को पूरी तरह से खत्म करवा दें और उसके पैलेस में मौजूद जितनी भी औरतें किडनैप करके लाई गई हैं उन्हें वहां से आजाद करवा दीजिए। इतने में हमें दिखाया जाता है वहां पर हेवनली कल्ट सेक्ट की एक मैसेंजर अपीयर होती है और वो आते ही मोशन से कहती है कि सेक्ट मास्टर हम लोगों ने सन नांटुओ की सोल सर्चिंग की है जिसके बाद हमें कुछ नाम पता चले हैं। जब सन नांटुओ ने हमारे हेवनली किंग को मारा था तो उस वक्त वहां पर कुछ और लोग भी मौजूद थे। ये कहने के बाद वो लिस्ट जाकर मोशन के हाथ में दी जाती है तो मोशन उस लिस्ट में मौजूद सारे के सारे नाम पढ़ना शुरू कर देता है। सबसे पहला नाम एक और क्राउन प्रिंस के एक और मास्टर का होता है जिसका नाम ग्रैंड मास्टर बाइशेन था और दूसरा मास्टर एक दूसरे क्राउन प्रिंस का मास्टर था जिसका नाम टिंग यान जू था। इसी तरह एक और क्राउन प्रिंस का नाम आता है, उसका भी एक मास्टर उसके साथ मिला हुआ होता है, उसका नाम सुई मिंगजी था। और फिर एक और क्राउन प्रिंस का एक और जूनियर मास्टर निकल आता है और उसका नाम भी मोशन को पता चल जाता है। इसी तरह मास्टर लिऊ वानचिंग को मारने वाले जितने भी लोग थे वो सारे के सारे अब मोशन को पता चल गए थे। और आखिर में जो बंदा मोशन को पता चलता है वो असल में सेवेंथ प्रिंसेस का मास्टर था। ये सारे नाम पढ़ने के बाद मोशन कहता है कि हम लोग मौके का इंतजार करेंगे और मौका मिलते ही हम लोग इन्हें एक एक करके टपकाते जाएंगे। इनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। सुनकर जनरल वुई को झटका सा लगता है और वो कहता है कि ये सेक्ट मास्टर तो कुछ ज्यादा एरोगेंट है। ये नांटुओ के अलावा भी 6 रैंकिंग के जितने भी फर्स्ट मास्टर्स हैं उन सबको मारना चाहता है। और साथ में क्राउन प्रिंस वो तो इसकी हिट लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है कि ये सब लोगों को एक साथ मारने वाला है। इतना कहने के बाद वो जैसे कुछ बात करने लगता है तो वो रुक जाता है और फिर कहता है कि माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा लाउड बोलता हूँ। तो मोशन उससे कहता है कि जनरल वुई तुम ज्यादा लाउडली बोलते हो, अगर तुम यहाँ पर बात करोगे तो पूरे शहर को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था कि तुम यहाँ पे मौजूद हो। मुझे तुम्हारे सामने ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती से अब वो इस सारी के सारी गेम का एक हिस्सा बन गया है। जिसके बाद वो जनरल वुई से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा मगर अब मुझे आपको अपनी टीम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो फिर जनरल वुई कहता है क्या, किस तरह का हिस्सा? मैं किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानता, ना ही मैं किसी को कुछ बताऊंगा। तो मोशन कहता है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, मगर बाकी लोगों का क्या, उन्हें तो आप पर यकीन नहीं आएगा।
मगर मेरे पास एक ऑप्शन है। वैसे भी मेरे सेक्ट के 2 हेवनली किंग्स वो मेरे सेक्ट से जा चुके हैं, तो इसीलिए मेरे पास अब 2 हेवनली किंग्स की जगह खाली है। क्या कहते हैं आप, क्या आप एक हेवनली किंग बनना चाहेंगे? इतना कहने के बाद जनरल वही देखता है कि उसके आगे पीछे चारों तरफ से बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं जो कि उसे कवर कर रहे हैं। अगर वो ना कहता है तो फिर उसे यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। जिसके बाद वो मोशन से कहता है कि मेरे पास तो वैसे ही यानकांग किंगडम में एक हाई रैंकिंग की ऑफिशियल पोस्ट मौजूद है, तो भला मैं सेम टाइम पर तुम्हारे सेक्ट के किसी हाई पोजीशन को कैसे ले सकता हूँ? तो मोशन कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, हमारे सेक्ट में फुल आजादी है। यहाँ तक कि देखो मैं अपने सेक्ट का लीडर होने के साथ साथ कितनी आजादी के साथ दूसरे सेक्ट्स में घूम रहा हूँ। अगर नानटुओ ने ऐसी हरकत ना की होती तो मुझे भी यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी मेरे सेक्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो लोग ये समझते हैं कि हम लोग बहुत ही खतरनाक किलर्स हैं। ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद सारे ही लोग हंसना शुरू कर देते हैं, मगर जनरल वुई और वुई शोंग चुप खड़े हुए होते हैं। मगर जब वुई शोंग समझ जाता है कि यहाँ पर जोक चल रहा है तो वो भी हंसना शुरू कर देता है। मगर जनरल वुई वो सिचुएशन को समझ गया था। वो मोशन से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सेक्ट का हेवनली किंग बनने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे भी एक ऐसी जॉब चाहिए कि जिससे मैं पूरी तरह से आजाद रहूं और मेरे बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तो मोशन खड़ा हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तो फिर फैसला हो गया। आज से जनरल वुई वो हमारे सेक्ट का एक हेवनली किंग है। जिसके बाद सारे ही लोग जनरल वुई को हेवनली किंग के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जनरल वुई वो कहता है कि मेरी सारी जिंदगी की जो रेपुटेशन है वो इस मोटे लड़के की वजह से खराब हो गई है। ये सही टाइम पे क्यों नहीं बोलता? अगर मैं इसकी बात ना मानता और वहां पर ना जाता तो शायद मुझे ऐसा कुछ फेस करना ही नहीं पड़ता। अगले सीन में हम लोग दोबारा से क्राउन प्रिंस को देखते हैं। वो कहता है कि सिर्फ एक रात में नानटुओ सेक्ट पूरी तरह से खत्म हो गया। उसके सारे डिसाइपल्स मार दिए गए और उनके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चला कि वहां पर हुआ क्या है। आखिर किसी के पास ऐसी एबिलिटी कैसे हो सकती है कि वो रातों रात पूरा सेक्ट ही मिटा दे और इतने लोगों का कत्लेआम भी करे और किसी को कोई सबूत भी ना मिले? क्या ये काम किसी हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के हेवनली किंग ने किया है? ये सुनकर पीछे खड़ा हुआ वो सर्वेंट कहता है कि लगता है कि शायद कुछ सेक्ट्स ने अपना बदला लेने के लिए कोई कार्रवाई की है। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पर ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, मगर उसके बावजूद भी हम लोगों को अभी तक कोई भी क्लू नहीं मिला है। हमें बस इतना पता चला है कि इस सब के पीछे लुवुलान क्लान का गोल्डन पैलेस पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। उन लोगों ने ही ये सारा काम किया होगा। और सुनने में आ रहा है कि यानकांग किंगडम वो न्यू ईयर पर बारबेरियन टेरिटरी पर कुछ कैंपेन शुरू करने वाला है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें कोई भी क्लू नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि फादर एम्परर वो इस मामले में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देना चाहते। इससे खतरनाक ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक कल्ट सेक्ट का लीडर ही कर सकता है। उसके अलावा किसी में भी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो मेरे फादर को चुप करवा सके। और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग अपने हेवनली किंग का बदला लेना चाहते होंगे। मैं आज एक ऑर्डर दे रहा हूँ, फौरन से थंडर क्लाउड सेक्ट जाओ और वहां पर जाकर उन लोगों को बताओ कि सन नानटुओ के साथ क्या किया गया है। भले ही सन नानटुओ को मार दिया गया है, मगर उसका रिलेशन जो कि थंडर क्लाउड सेक्ट के साथ है वो खत्म नहीं हुआ है। वो लोग इतनी आसानी से चुप करके बैठने वाले भी नहीं है। जितना मैं जानता हूँ साउदर्न टुओ सेक्ट वो थंडर क्लाउड सेक्ट के साथ काफी लंबे टाइम से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाए हुए है। और ग्रेट बुद्धा वो सन नानटुओ की मौत को ऐसे ही जाया जाने भी नहीं देंगे। ये बात सुनते ही वहां पे मौजूद वो सर्वेंट कहता है कि थंडर क्लाउड सेक्ट, ओल्ड बुद्धा सेक्ट और जितने भी डाउट सेक्ट हैं वो सारे के सारे डिमोनिक कल्ट सेक्ट के दुश्मन हैं। वो लोग हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए यानकांग किंगडम का साथ जरूर देंगे, मगर उन लोगों को अटैक करने के लिए कोई मौका चाहिए। ये सुनकर क्राउन प्रिंस कहता है कि वो मौका उन लोगों को मैं दूंगा। अगर मेरा फादर एम्परर वो जितने भी सेक्ट हैं उन सेक्ट को अपोज करना छोड़ दे और जितने भी सेक्ट्स हैं उनके ट्रेजर्स उनको वापस कर दे और साथ में इंपीरियल मास्टर के जो रिफॉर्म्स हैं उन्हें भी खत्म कर दे, उनके साथ साथ इंपीरियल मास्टर को सेक्ट से भी निकाल दे, तो उसके बाद हमारी नेशनल अकेडमी का बाकी सेक्ट के साथ जो भी मसला है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि डाओ सेक्ट और थंडर क्लाउड सेक्ट वो हमारा साथ देंगे या फिर वो लोग डिमोनिक कल्ट सेक्ट का साथ देंगे? ये सुनकर वो सर्वेंट तो कांपना शुरू कर देता है। पता था कि एक भी गलत ऑप्शन चुन लिया तो फिर उसकी जान भी जा सकती है। जिसके बाद वो क्राउन प्रिंस कहता है कि मेरे फादर के अंदर काफी टैलेंट है और वो
काफी समझदार भी है। मगर जहां तक बात उस इंपीरियल मास्टर की है, तो मेरा फादर इंपीरियल मास्टर पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करता है, जिसकी वजह से इंपीरियल कोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी की चलती है तो वो सिर्फ इंपीरियल मास्टर है। और यही वजह है जिसकी वजह से मेरी लिन फैमिली वो इंपीरियल मास्टर से काफी ज्यादा नफरत करती है। वो इंपीरियल मास्टर इतना ताकतवर हो चुका है कि अगर मेरा फादर उसकी किसी भी बात से इनकार करता है तो वो मेरे फादर को भी साइड लाइन कर देता है। अगर वो इंपीरियल मास्टर ऐसे ही ताकतवर होता रहा तो फिर आगे चलकर वो हमारी पूरी की पूरी लिन फैमिली को अपने कंट्रोल में कर लेगा और पूरा यानगांग किंगडम उसकी मुट्ठी में आ जाएगा। ये बात सुनते सुनते वो सर्वेंट नीचे गिर पड़ता है और फिर क्राउन प्रिंस कहता है कि मेरा एट्थ अंकल वो काफी समझदार था, उसने मेरे फादर को एक मर्तबा समझाने की भी कोशिश की थी। उन्होंने मेरे एट्थ अंकल की बात मानने के बजाय उस इंपीरियल मास्टर की बात को सही कहकर उसका साथ दिया था। यही वजह है कि मेरे एट्थ अंकल को इंपीरियल मास्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो इंपीरियल मास्टर को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते थे ताकि लिन फैमिली पूरी तरह से आजाद हो जाए और एम्परर खुलकर फैसले कर सके। मगर बदकिस्मती से मेरे एट्थ अंकल ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे एट्थ अंकल की डेथ की वजह से मेरी लिन फैमिली और भी बड़े खतरे में चली गई है। मैं अपनी फैमिली को इस तरह डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकता। यहाँ पे हमें पता चलता है कि इंपीरियल मास्टर ने जिस मास्क मैन को आखिर में मारा था वो मास्क मैन असल में लिन फैमिली का एट्थ अंकल था। मैं अपनी लिन फैमिली के साथ पूरी तरह से वफादार रहूंगा, बल्कि मेरे छोटे बहन भाई वो तो हमेशा से बस वाइन पीते रहते हैं और यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं, जो कि हमारी लिन फैमिली के लिए बेइज्जती का बायस बनते हैं। उन लोगों को ये पता भी नहीं है कि लिन फैमिली पर कितनी बड़ी मुसीबतें आने वाली है। उन लोगों को उनके ही थ्रोन से उठाकर दूर फेंक दिया जाएगा। इतना कहने के साथ वो उस सर्वेंट के सर पर बहुत ही ज्यादा जोर लगाता है, जिसकी वजह से उस सर्वेंट का सर पूरी तरह से पिचक गया था और उसके सर से खून निकलता है, जिसके बाद वो वहीं पे ही ढेर हो जाता है। और वो मास्टर कहता है कि मैं ये सब कुछ होने नहीं दूंगा, मैंने नेक्स्ट एम्परर बनकर ही रहना है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।